प्यारे छात्रों, कक्षा 12 की एक नई क्लास में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने कल अवयव को शुरू किया था। अवयवों को हमने परिभाषित किया था कि यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्री हम कर देते हैं, कुछ संख्याओं को, नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को लिख देते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, विन्यास होता है या अरेंजमेंट होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। अवयव के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, उनको हम अवयव का अवयव कहते हैं या अवयव का एलिमेंट कहा जाता है। किसी भी अवयव को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कल हमने एक चीज़ और बताया था कि यदि किसी अवयव का ith और jth अवयव, माने ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर जो अवयव स्थित है, यदि हम उसे aij से प्रदर्शित करें, तो aij को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं कि यह इस अवयव a को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी अवयव अपने जनरल जो अवयव है उसके आधार पर लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। जहां i का मान m होगा 1 2 3 4 5 m तक, और j का मान तभी जाकर के हम कहेंगे कि ये जो अवयव है उसका क्रम होगा m क्रॉस n, जहाँ ये पहला वाला माने i का जो मान है 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा, और j का जो मान है वह कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के n तक जाएगा। ठीक है। कल हमने एक चीज़ और देखा था कि जब कोई अवयव दिया हुआ है और उसी क्रम का कोई एक और अवयव मिलता है, तो दोनों हम अवयवों को जोड़ सकते हैं या दोनों अवयवों को हम घटा सकते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि यदि एक ही क्रम के दो अवयव दिए गए हैं, दोनों बराबर कब होते हैं, जब दोनों के जो संगत अवयव हैं वह आपस में बराबर हों। ठीक है। हमने अवयवों का योग देखा था। अवयवों का के जो योग है, अवयवों का योग, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम गुण धर्म को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। योग की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं संख्याओं के केस में कि 1 धन 2 बराबर 2 धन 1 होता है कि नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय कहते हैं क्योंकि दोनों के क्रम को हम विनिमय किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। मैंने पहले की जगह पे दूसरा अवयव रख दिया, दूसरे की जगह पे पहला अवयव रख दिए हैं। देखो, पहला स्थान पर 1 था, दूसरा स्थान पर 2 है। अब यहाँ क्या हुआ कि जो दूसरे स्थान पर था उसे हम पहले स्थान पर कर दिए, और जो पहले स्थान पर था जिसे हम दूसरा स्थान पर कर दिए। दोनों अवयवों का हमने क्रम बदल दिया, इसलिए इसे हम कहते हैं, इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। चूँकि यह योग पर आधारित है, इसलिए हम कहते हैं यह योग का क्रम विनिमय नियम है। यह संख्याओं के केस में है, सेम यही नियम हम अवयवों के केस में कह सकते हैं। पहला नियम कि जो अवयवों का योग है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है, कम्यूटेटिव लॉ जिसे कहा जाता है। हमने ये देखा कि यदि एक अवयव A है, उसमें हम दूसरा अवयव को ऐड करें, कुछ रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम दूसरा अवयव पहले लें, दूसरा अवयव, इसमें हम एक अवयव A को ऐड करें। इसमें क्या हुआ था, A में अवयव B को हमने ऐड किया था। इधर क्या हो रहा है, अवयव B में हम अवयव A को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा दोनों का रिजल्ट बराबर होता है। अर्थात यहाँ जो नया अवयव मिला, यहाँ जो नया अवयव मिला, यह दोनों अवयव एक जैसे होते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि अवयवों का जो योग है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको हम यदि मैथमेटिकली हल करने का प्रयास करें, हमने क्या कहा है कि A को हम aij के रूप में लिख सकते हैं। हमने माना कि A हमारा aij के रूप में है और B हमारा bij के रूप में है। ये इसका कॉमन एलिमेंट है
दोनों का जो क्रम है वह m क्रॉस n हम ले लेते हैं, तभी ना हम इनको जोड़ पाएंगे। यदि दोनों अवयवों का क्रम एक जैसा नहीं होगा तो हम a और b को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। हम इनको ऐड कर रहे हैं। a प्लस बी हमने लिखा, a की जगह पे हम aij लिख सकते हैं और b की जगह पे हम bij लिख सकते हैं। अब याद करिए, कल हमने योगफल जब कहा था तो कहा था कि संगत अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम अवयवों को जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यह इसकी जगह a में जिस स्थान पर aij है उसी स्थान पर अवयव b में bij है। तो जब हम दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो ये संगत अवयव क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यह संगत अवयव आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब देखो, अब जुड़ गए, अब यह एक अवयव हो गया। यह अवयव संख्याओं की तरह है। तो जब संख्याओं की तरह है तो अभी हमने बताया है कि संख्याओं के केस में जो योगफल है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात इन दो संख्याओं पर हम क्रम विनिमय नियम का यदि हम यूज करें, प्रयोग करें, अर्थात इन दोनों के स्थान को हम आपस में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं, देखो हो गया ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि bij को पहले लिख लें और प्लस में हम aij को लिख लें। ये बताओ ये क्या है, यही ना हमारा b है, इसी को ना हमने b माना था। तो यह b प्लस a हो गया। हमने क्या लिया था कि a प्लस b और मिल क्या गया b प्लस a, इसलिए हम कहेंगे कि जो अवयवों का योगफल है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यह हमारा पहला नियम हो गया। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के बाद हम दूसरा लेते हैं अवयवों का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब हो गया क्या चीज़, एसोसिएशन, एसोसिएट करना, एक के साथ दूसरे को एसोसिएट करना। अर्थात यदि हमारे पास तीन अवयव हैं ए बी सी, हमने ए को बी के साथ योग किया, कुछ न कुछ एक नया अवयव मिलेगा। जो अवयव मिलेगा उसमें हम फिर सी को ऐड करेंगे। इसका जो मान है वो पहले हम बी और सी को ऐड कर लें और जो आंसर आएगा उसमें हम ए को ऐड करें। इनके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि जो अवयवों का योगफल है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। पहले हम इन दोनों को एक साथ एसोसिएट किए थे, अब हम इन दोनों को एक साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको यदि हम चाहे तो हम सिद्ध कर सकते हैं। हमने LHS ले लिया, LHS में हमने कहा, मान लिया पहले कि A जो है aij के बराबर है, B हमारा bij के बराबर है और C हमारा स्मॉल में cij के बराबर है। तीनों का क्रम जब बराबर होगा तभी हम इनको आपस में ऐड कर पाएंगे। यदि तीनों का क्रम बराबर नहीं होगा तो इनको हम आपस में योग नहीं निकल पाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी पहले हमने निकाल दिया। ठीक है, पहले हम a प्लस बी को निकाल दें। a प्लस बी बराबर a की जगह पे aij लिख दें, b की जगह पे bij लिख दें। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो अवयव एक संगत अवयव एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं। यह हो गया। ठीक है, अब इसमें हम c को ऐड कर रहे हैं। a प्लस बी में हम एक नया अवयव c को ऐड कर रहे हैं। इसको जब हमने ऐड किया था तो ये अवयव हमारा आया था aij प्लस bij। इसमें हम c को जोड़ेंगे, योग करेंगे। c का अवयव है cij। ठीक है, अब देखो ये संगत अवयव इस संगत अवयव के साथ जुड़ जाएगा तो हमें मिलेगा aij प्लस bij प्लस cij। यह हमने समीकरण नंबर 1 माना। यदि हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारा क्या है कि a प्लस b प्लस c, अर्थात पहले हम किसको ऐड करेंगे, b प्लस c को ऐड करेंगे।
ए को हम उसी तरह लिख लें ए आई जे प्लस, यहाँ देखो बी के अवयव को लिखें, बी हमारा है अवयव बी आई जे प्लस यह हमारा सी आई जे है। ये एक अवयव दूसरा अवयव, यदि ऐड करना है तो इनके संगत अवयवों को हम ऐड करेंगे, यह हमें मिलेगा ए आई जे प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी आई जे प्लस सी आई जे, दोनों को एक ही साथ एक ही अवयव में हमने जोड़ करके लिख दिया। अब एक अवयव ये बचा, एक अवयव ये है, दोनों का एडिशन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, फिर संगत अवयवों को एक साथ हम जोड़ देंगे, एक ही अवयव में हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। यही हमारा क्या है, यदि हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लें तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में जो अवयव है वही अवयव हमारा समीकरण नंबर 2 में भी है। इसका मतलब है कि इनके जो लेफ्ट साइड के मान हैं वह आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा अवयवों का योगफल है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, देख लो। तीसरा हमारा गुणधर्म में प्रॉपर्टीज है जिसे कहा जाता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी अवयव में वह कौन सा अवयव ऐड करें ताकि हमारा रिजल्ट वही पुराना वाला रिजल्ट ना बदले। कोई अवयव दिया हुआ है, जैसे हम संख्याओं के केस में याद होगा कि यदि x है इसमें हम 0 जोड़ते हैं तो x होता है कि नहीं होता है। जो संख्या थी उसमें हम एक नई संख्या इस प्रकार जोड़ रहे हैं कि यह संख्या हमारी एज इट इज मिलती जाए, तो यह जो हम जोड़ते हैं इसी को हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है जी। तो इसी तरह से यदि अवयवों के केस में देखें, एक अवयव है a, इसमें हम यदि शून्य अवयव को ऐड करेंगे तो हमारा वही अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसीलिए हम शून्य अवयव को योज्य तत्समक कहते हैं। किसको, इस शून्य अवयव को, ये जो शून्य अवयव है, शून्य अवयव, इसे हम योज्य तत्समक कहते हैं, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम नहीं जी, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। अब बताओ, अब ये सोचोगे कि शून्य कैसे जुड़ेगा, यही ना, ये 0 नहीं है, ये क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है। इसे हम शून्य अवयव कह रहे हैं, इसको शून्य नहीं कह रहे हैं। ठीक है, देखो समझो बात को। यदि यह हम शून्य लिखें 2 क्रॉस 3 का, इसका मतलब है कि 2 का मतलब 2 पंक्ति हो जाएगा, 2 पंक्ति ये और 3 स्तंभ, यही ना होगा। ये 2 क्रॉस 3 का एक अवयव है। जब यह शून्य अवयव होगा तो इसके जितने अवयव हैं सभी के सब क्या होंगे, 0 होंगे। सभी के सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तब हम इस अवयव को शून्य अवयव कहा जाता है और इसे बड़े से 0 के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यदि हम लिखें कि 0 1 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 0 0 0 यह एक अवयव है जिसके सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, इसलिए इसको शून्य अवयव कहा जाता है। अब बताओ, a m क्रॉस n का है तो 0 जो होगा वो भी हमारा m क्रॉस n का ही होगा। इसके सारे अवयव 0 हैं तो इसके अवयवों के साथ जोड़ेंगे तो हमको कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लो, a बराबर हमने लिखा 2 3 1 4 और इसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं। 0 का मतलब हो गया 0 0 0 0 ऐड किए, बताओ कोई अंतर पड़ा। हाँ बताओ, इसमें इसको जोड़ोगे तो यही नहीं मिलेगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो यही नहीं मिलेगा, बताओ कोई अंतर पड़ा, वही आया कि नहीं आया, फिर a के बराबर ही आ गया। तो इस शून्य को हम क्या कहते हैं, शून्य को कहा जाता है योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हमारी है योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम संख्याओं के केस में याद होगा, इसको कहा जाता है
इन्वर्स एलिमेंट कहा जाता है। यदि हम संख्याओं के केस में देखें, संख्याओं के केस में हम प्रश्न पूछा जाता था 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। -5 क्यों होगा, क्योंकि जब इसको योज्य कह रहे हैं तो प्लस करेंगे, और जिस चीज़ को हम इसमें प्लस करेंगे अब वह योज्य तत्समक दे दे। अभी बताए थे संख्याओं के केस में योज्य तत्समक 0 है। यदि हम 5 में कौन सी संख्या ऐड करें कि योगफल जो है तत्समक अवयव मिल जाता है, योज्य तत्समक 0 के बराबर हो जाता है, तो हमें मिलता है -5। तो संख्याओं के केस में -5 को हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। किस केस में, जब हम संख्याओं की बात करते हैं। यहाँ क्या किसकी बात हम कर रहे हैं, अवयवों की बात कर रहे हैं। तो अवयव में हम कौन सा अवयव यहाँ पर इसको ऐड करें ताकि हमारा 0 अवयव मिल जाएगा, बताओ। -a को हम ऐड करें ताकि दोनों का योगफल हमारा 0 के बराबर आ जाए। जहाँ 0 हमारा योज्य तत्समक है तो इस -a को हम इस अवयव a का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, a बराबर यदि 1 2 3 4 5 6 दिया है का योज्य प्रतिलोम हमें लिखना है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम हमारा -a होगा। -a का मतलब है कि हम a के अवयवों में हम माइनस का गुणा करेंगे। -1 का मतलब है -1 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो यह -1 का गुणनफल प्रत्येक अवयव में होता है। यह -1 होगा, यह -2 होगा, यह -3 होगा, यह -4 होगा, यह -5 होगा और यह -6 होगा। यह -a अर्थात a का योज्य प्रतिलोम अवयव हुआ है। ठीक है। हम अवयवों का अदिश गुणन देख लेते हैं। अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब है कि एक अदिश राशि है, सपोज करो कि स्मॉल k ही ले लो, स्मॉल k है, यह अदिश राशि है। ये क्या है जी, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, अदिश राशि का मतलब समझ लो संख्या। ठीक है, कोई एक संख्या हम कह दें अचर, तो वह हमारा अदिश राशि हो गया। और एक ले लें हम अवयव, ये क्या है, ये है अवयव। हमें इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो हमारा नियम कहता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। तो हमारा नियम ये कहता है कि k का इस अवयव में गुणा हो जाता है। मतलब इस k का अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सबके साथ गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ हमने दिखाया था, तुम लोगों को ध्यान दिए होगे। यदि ये हमारा अचर हो गया, यही हमारा यदि k हो गया, ठीक, तो k का मान -1 हुआ ना। तो जब -1 का इस अवयव में हम गुणा कर रहे हैं, तो देखो -1 का हमने सबके साथ गुणा किया था। जितने भी अवयव हैं सबके साथ हमने -1 का गुणा किया था। अर्थात यहाँ यह अचर अदिश है और यह अवयव है, इन दोनों का गुणनफल हमने यहाँ दिखाया था। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यदि हमें मान निकालना है a बराबर 1 2 3 1 0 1, b बराबर 2 1 0 3 0 2, हमें मान निकालना है 2a - 3b। तो हम क्या करेंगे, 2 का a में गुणा करेंगे। a हमारा 1 2 3 है, 1 0 1 है, -3, b का जो मान है वो रख दें 2 1 0 3 0 2। अब देखो, ये देखो, यह अवयव है, इस अवयव में हमें किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। तो हम वहाँ इसको लिख देते हैं। हाँ चलो, हम ये अदिश का भी हम बताएं ना कि इस अदिश को प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर देते हैं। तो 2 का इसके अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सबके साथ जब गुणा होगा तो यह हमारा अवयव, नया अवयव मिलेगा। यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 2 3 6, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 2, अर्थात 2 0 2 माइनस
इस अवयव में किसका गुणा करना है? 3 का गुणा करना है। तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 0 होगा। 6 3 0। और नीचे गुणा करेंगे तो 9 और 6 होगा, बीच में 0 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यह हमारा होगा 2 में से 6 गया तो -4, 4 में से -3 गया तो 1, 6 में से 0 गया तो 6, 2 में से -9 गया तो -7, 0 में से 0 गया तो 0, और 2 - 6 गया तो -4। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मान लो कि हम बाज़ार में गए, हमको 2 चीज़ें खरीदनी हैं। एक हमें 10 कॉपी खरीदनी है, कॉपी, और हमें 5 पेन खरीदना है। ठीक है, कल हमने बताया था कि इसको हम अवयव के रूप में अरेंज कर सकते हैं। यदि एक कॉपी का मूल्य 5 रुपये है, ये रुपया में मूल्य है, और एक पेन का मूल्य 2 रुपये है, तो हमें टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए यदि हम यहाँ गुणा का चिन्ह कर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है, दोनों अवयवों का आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो हमारा अगला पॉइंट यही है, अवयवों का गुणनफल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अवयवों को पढ़ते समय कि हम अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। यदि हम अवयवों का गुणा करना सीख गए तो हम इस आधार पर बता सकते हैं कि हमको कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ा। अवयवों का जब हम गुणनफल सीखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बस याद रखनी है तुम लोगों को कि जो पहला अवयव है, पहला अवयव समझ रहे हो? जैसे 2 अवयवों का हम गुणा करें A और B का, तो यह पहले स्थान पे तो पहला अवयव होगा, ये दूसरे स्थान पे तो इसे हम दूसरा अवयव कह दें। लेकिन यदि हम B × A कहें तो अब पहला अवयव हमारा कौन सा होगा? A होगा, और दूसरा B होगा, और दूसरा अवयव हमारा A होगा। पहला अवयव का स्तंभ यह बराबर होना चाहिए स्तंभों की संख्या, यह बराबर होना चाहिए दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या। यदि यह दोनों बराबर है, पहले अवयव में जितने स्तंभ हैं दूसरे अवयव में यदि उतनी ही पंक्तियां होती हैं, तब जा कर के हम इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा कर पाएंगे, अर्थात इन दोनों का गुणनफल संभव है। यदि ये कंडीशन हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि इन दोनों अवयवों का गुणनफल संभव नहीं है। जैसे इस केस में ही देख लो, इस अवयव का क्रम क्या है? ये जो अवयव है इसमें एक हमारी पंक्ति है और 2 हमारे स्तंभ है, तो इस अवयव का क्रम हुआ 1 × 2, माने पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 2 है। अब इस अवयव को हम देखें, यह जो हमारा अवयव है दूसरा अवयव है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। क्या हमें मिलाना है? क्या हमें कंडीशन देखना है कि जो पहला अवयव है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तब हम कहेंगे कि यदि यह दोनों आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे इन दोनों का गुणनफल हमारा संभव है, और यदि ये बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि इन दोनों का गुणनफल संभव नहीं है। जैसे एक अवयव हमने लिया 2 × 3, दूसरा अवयव हमने ले लिया 2 × 4, क्या A और B का गुणनफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये कंडीशन हमारा क्या कहता है कि जो पहला अवयव है, पहला अवयव माने ए, उसमें जितने स्तंभ होने चाहिए, इसमें स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरे अवयव में पंक्तियाँ कितनी हैं? 2 हैं। इसमें स्तंभों की संख्या 2 3 और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 2। चूंकि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी का यह गुणनफल संभव नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन यदि ये हम कहें कि यह B है 2 क्रॉस 3 और यह A है हमारा 3 क्रॉस 4, तो अब बताओ इसका गुणनफल संभव होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। इसका मतलब है कि यह गुणनफल संभव है। यह गुणनफल हमारा संभव है। जब संभव है तो अब हम देखेंगे कि गुणनफल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो अवयवों का हम कैसे गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। a बराबर 1 0 -1 2 1 0, इसका क्रम क्या हुआ जी? 2 क्रॉस 3 क्रम हुआ ना। दूसरा अवयव हमने ले लिया B और इस अवयव को हमने मान लिया कि यह हमारा इस तरह से है 1 2, ले लो। इसका क्रम कितना हुआ जी? बताओ। 1 क्रॉस 2। हमें इसका मान निकालना है। बताओ इसका मान संभव है कि नहीं है? B और A का आपस में गुणा करना है, माने B पहला और यह A हमारा दूसरा अवयव होगा। पहले में स्तंभों की संख्या अर्थात 2 है, दूसरे में पंक्तियों की संख्या ये भी 2 है। चूँकि दोनों आपस में बराबर है इसलिए B और A का गुणनफल संभव है ना। अब हम गुणा करना सिखा रहे हैं। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। यही बस एक ऐसी चीज़ है जिसे समझना है। यदि इसको समझ गए तो समझ जाइए कि अवयव में सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। यह 1 है, यह 2 है। ठीक है, पहले हम बता दें कि जो गुणनफल होगा उसका क्रम क्या मिलेगा। उसके लिए हम ये लिख लेते हैं अलग से कि B का क्रम कितना था? 1 क्रॉस 2। B का क्रम 1 क्रॉस 2 था। A का क्रम कितना है? 2 क्रॉस 3 है। यह 2 क्रॉस 3 है। यदि हम ये दोनों आपस में बराबर होगा तो गुणनफल होगा। यदि हम इसको जो बराबर हमको देखना था उसको हम देख लिए, तो अब क्या बचा? 1 क्रॉस 3। तो जो हमारा आंसर आएगा गुणनफल के बाद जो अवयव हमें मिलेगा उसका क्रम होगा 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, अब देखो, जब हम पहले अवयव में से ये वाला निकाल दिए तो बचा क्या? पंक्ति। तो हम पहले अवयव की पंक्ति लेंगे। पहले अवयव की हम क्या लेंगे? पंक्ति लेंगे। ठीक है ना जी, कोई गड़बड़ नहीं ना है? पहले अवयव की हम क्या लिए? पंक्ति लिए। इसका क्रम ये देखो जी, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। B को हमें पहले लिखना है, फिर A के अवयव को यहाँ लिखना है। ठीक है, ये तो पूरा समझ लो कि सब गुणनफल उल्टा हो जाएगा। पहला हमारा अवयव B है तो हम B के और अवयवों को पहले हमने लिख दिया और इनटू में हम लिखेंगे अब A के अवयवों को, माने A का हमारा जो अवयव है वह 1 0 -1 और 2 1 0। अब देखो हम गुणा कर रहे हैं। गुणा समझो, गुणनफल के बाद हमने कहा है कि 1 क्रॉस 3 का एक अवयव हमारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये पंक्तियों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या होती है। ये पंक्तियों की संख्या होती है, यह स्तंभों की संख्या। ये पहले अवयव के लिए है, ये दूसरे अवयव के लिए है।
जब पहले अवयव में हम इन दोनों को हटा दिए हैं तब पहले अवयव में क्या मिला, क्या बचा है, ये पंक्तियों की संख्या बची है। माने पहले अवयव की हम पंक्ति लेंगे, पंक्ति का मतलब ये होता है, ये ना होता है। पहले अवयव की हम पंक्ति लिए और दूसरे अवयव का हमें क्या लेना पड़ेगा, स्तंभ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला बचा हुआ है। तो पहले अवयव की पंक्ति या दूसरे अवयव का स्तंभ हम लेंगे। तो पहले अवयव की पंक्ति लेंगे, ये दूसरे अवयव में 3 स्तंभ है, एक ये स्तंभ है, ये एक ये है और एक ये है। ठीक है। अब हम संगत अवयवों को हम गुणा करेंगे। जैसे इसको डॉट कर दिए हैं तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, समझने वाली चीज़ है, समझ लोगे एक बार तो फिर आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। इसमें पंक्ति लिए कितनी, ये इस पंक्ति में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। इसके पहले पंक्ति स्तंभ में भी कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो पहले को हम पहले के साथ गुणा करते हैं और दूसरे को हम दूसरे के साथ गुणा करके जोड़ देते हैं। समझे बात को। इसका पंक्ति हम लेंगे, इसके स्तंभ लेंगे। स्तंभ 3 है तो एक ही पंक्ति का हम 3 बार गुणा करेंगे, करेंगे ना। लेकिन पहले एक स्तंभ में गुणा करेंगे इस पंक्ति के अवयवों का। इस पंक्ति के 2 अवयव हैं, इस स्तंभ में भी 2 अवयव हैं। तो पहला अवयव पहले अवयव से गुणा होगा और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा। जब पहले को पहले के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 प्लस दूसरा दूसरे के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 हुआ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो, इस पंक्ति को हम पहले स्तंभ के साथ गुणा करके हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब पहला स्तंभ हो गया तब दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे इसी पंक्ति के अवयव से। इस पंक्ति में 2 ही अवयव हैं, हमारे दूसरे स्तंभ में भी 2 अवयव हैं। तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो 1 गुणे 0 बराबर 0 और दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 2 गुणे 1 बराबर 2। इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद इस पंक्ति का तीसरे स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करेंगे। उसमें भी पहला अवयव पहले के साथ गुणा होगा तो 1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा और 2 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। अर्थात हमारा जो नया अवयव मिला, गुणनफल के बाद अवयव मिला, वह मिलेगा 5, 2 और -1। इसका क्रम देख लो, इसका क्रम कितना हुआ, 1 × 3 है कि नहीं है। इसलिए हमने देखा कि 2 अवयवों b और a का गुणनफल कैसे किया जाता है और उसके बाद उन उत्तर के रूप में हमें कौन सा अवयव मिलता है, देख लो। चलो अब इसको हम हल कर लें कि हमने पैसा कितना खर्च किया। हमको 5 कॉपी खरीदनी थी, 5 पेन खरीदना था। हमें 5 रुपया एक कॉपी का कीमत है और 2 रुपया एक पेन का कीमत है। हम बाज़ार में गए, दुकानदार को हमको कितना रुपया खर्च करके 10 कॉपी और 5 पेन खरीदने में कितना रुपया हमको खर्च करना पड़ेगा। तो अब ये गुणनफल का केस हो गया। गुणनफल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमने कंडीशन बता दिया कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुणनफल होगा। और गुणनफल के बाद कौन सा अवयव बनेगा ये भी हमने बता दिया है। ये देख लो 1 × 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 × 1 लिखा हुआ है। यदि यह दोनों बराबर हटा दे तो 1 × 1 का एक अवयव मिलेगा, अर्थात एक ही अवयव यहाँ मिलेगा। ठीक है। गुणनफल के लिए तरीका हमने यहाँ बताया था, सिखाया था कि हम पहले की पंक्ति लिए, पहले की पंक्ति में 2 अवयव हैं और दूसरे का स्तंभ लेंगे, दूसरे के स्तंभ में भी 2 ही अवयव हैं। तो पहला जो है इसके साथ गुणा होगा और दूसरा जो है इसके साथ गुणा होगा। दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह 10 × 5 = 50 और 5 दूना 10, 50 10 60, हमको 60 रुपया टोटल खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब आज का हम होमवर्क दे देते हैं। पहला क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल cos थीटा का गुणा करना है इस अवयव में जिसमें cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा है।
और प्लस साइन थीटा का इसमें गुणा करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। उत्तर बता देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए का मान 1 2 3 4 5 6 तथा बी का मान -3 -2 0 1 -4 -5 दिया हो तो हमें ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करना है। माने ए जो अवयव है उसके साथ बी का गुणा करनी है और एक बार बी अवयव का ए के साथ गुणा करके योग मान हमको बता देना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि ए का मान एक अवयव है जिसमें 1 2 -1 और 3 अवयव हैं तो हमें दिखाना है कि a का वर्ग -4 a + 5 i = 0। ये i क्या है? i एक इकाई अवयव है। बस आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।